नमस्कार आप सभी को। मैं मधु पांडे टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दमोह से उपस्थित हूँ आपके समक्ष व्याकरण का पाठ लेकर उपसर्ग एवं प्रत्यय। ये कक्षा 8 के लिए है। तो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण है ना। शब्द निर्माण के अंतर्गत आज हम उपसर्ग और प्रत्यय कैसे बनाते हैं, कैसे इनका उपयोग करते हैं, इसको पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें बीच में कुछ नीले रंग से लिखे हुए शब्दांश हैं। ठीक, तो शब्दांश होता है शब्द का एक अंश, एक टुकड़ा। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए कि निम्नलिखित नीले शब्दांशों पर आप ध्यान देंगे। इसमें मूल शब्द है, फिर उसमें जोड़ा गया शब्दांश है, फिर उस मूल शब्द और जोड़े गए शब्दांश से बनने वाला नया शब्द है। तो इसमें मूल शब्द है क्रम, इसमें जो शब्दांश जोड़ा गया वो है परा, तो नया शब्द क्या बना? पराक्रम। इसी तरह से मूल शब्द है ज्ञान और जोड़ा गया शब्दांश है वी, तो नया शब्द बना विज्ञान। फिर मूल शब्द है पढ़ और जोड़ा गया शब्दांश है अन, तो नया शब्द बन गया अनपढ़। इसी तरह से मूल शब्द है मान और जोड़ा गया शब्दांश है अप, तो इसका नया शब्द बना अपमान। फिर इसका मूल शब्द है नाम, इसमें उप शब्दांश को जोड़ा तो क्या बन गया? उपनाम। फिर पुत्र मूल शब्द है और इस पुत्र के आगे शब्दांश जोड़ा है सु, तो हो गया सुपुत्र। फिर मूल शब्द है पेट और इसके आगे जो शब्दांश जुड़ा है वो है भर, तो इस तरह से नया शब्द बना भरपेट। फिर मूल शब्द है गति और इसमें जो नया शब्दांश जोड़ा गया है वो है प्र, तो इन दोनों को मिलाकर नया शब्द बना प्रगति। तो इस तरह से बच्चों आप देखते हैं कि ऊपर दिए गए मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जैसे परा, वी, अन, अप, उप, सु, भर, प्र जोड़ दिए जाने पर नए शब्द बने हैं पराक्रम, विज्ञान, अनपढ़, अपमान, उपनाम, सुपुत्र, भरपेट, प्रगति। ठीक, तो मूल शब्दों में जोड़े गए शब्दांशों को उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उपसर्ग क्या है कि वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक, अब उपसर्ग जो शब्दांश होते हैं ना, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है ना, इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरा शब्द नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये शब्द का एक अंश मात्र होते हैं जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब यही शब्दांश किसी दूसरे शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाता है तो वह उस शब्द को एक नया अर्थ दे देता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, विशेषता ला देता है। तो ये उपसर्ग जो होते हैं वे दूसरे शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उन शब्दों को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया उपसर्ग क्या है। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांश हैं। ठीक, अब देखिए उपसर्ग के भेद मतलब प्रकार। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो उपसर्ग हैं वे संस्कृत, हिंदी और विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग जो कि मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषाओं से आए हैं। इस प्रकार उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो जो हिंदी में उपसर्ग हम पढ़ेंगे वे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे और वे कौन कौन से होंगे? पहला तो है संस्कृत के उपसर्ग मतलब तत्सम। तत्सम और तद्भव शब्द जानते हैं ना आप। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में
ले लिए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं ना, वे शब्द जो संस्कृत के बिना रूप परिवर्तित किए हुए ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में उपयोग किए जाते हैं, वे होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव जो हिंदी में, वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत के द्वारा तो आते हैं लेकिन उनका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक। और आगत शब्द या विदेशी शब्द वे कहलाते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, ठीक। चलिए तो अब देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आए हैं, ठीक। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? जो कि अपने मूल रूप में संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। और हिंदी के उपसर्ग मतलब तद्भव। तो हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, मतलब आए तो ये संस्कृत से हैं लेकिन इनका रूप परिवर्तित हो गया है, इसीलिए ये तद्भव उपसर्ग हैं या हिंदी के उपसर्ग कहलाएंगे। अब आगत उपसर्ग, आगत मतलब आए, कहाँ से? विदेशों से, ठीक। तो विदेशों से हिंदी की भाषा में जो शब्द आए हैं वे कैसे आए? वे विदेशी भाषाओं के द्वारा आए। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली 2 भाषाएं रही हैं, उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषाओं से विकसित हुए हैं। मतलब ये आगत उपसर्ग विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली 2 ही भाषाएं रही हैं, उर्दू और अंग्रेजी। तो इन्हीं के शब्दों के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें कहते हैं आगत उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग के कितने भेद हैं? उपसर्ग के 3 भेद हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत उपसर्ग, ठीक। आगत उपसर्ग के अंतर्गत उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग आएंगे। चलिए अब संस्कृत के उपसर्ग देखिए। संस्कृत भाषा के उपसर्ग इस प्रकार से हैं, जैसे अति, अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर। तो इसका अति जोड़ के जो हम नए शब्द बनाएंगे वे हैं जैसे अतिरिक्त, अत्यधिक, अतिक्रमण, ठीक है। अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या समीप। तो जैसे अधिकार, अधिपति, अधिमान्य, ये नए शब्द बन गए। अनु, अनु का मतलब होता है क्रम, है ना, एक निश्चितता या फिर पश्चात के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अनुचर, अनुक्रम, अनुकूल, है ना, चर के आगे अनु लगा दिया तो अनुचर हो गया, क्रम के आगे अनु लगा दिया अनुक्रम, और कूल के आगे अनु लगा दिया तो अनुकूल। अब इसी तरह से आगे देखते हैं अप। अप का अर्थ होता है अभाव या विरुद्ध, मतलब विलोम के अर्थ में इसको लिया जाता है। जैसे मान के आगे अप लगा दिया तो क्या हो गया? अपमान। यश के आगे अप लगा दिया तो अपयश। कीर्ति के आगे अप लगा दिया तो अपकीर्ति, है ना, मतलब मान का अभाव तो हो गया अपमान, ठीक। इसी तरह से आगे देखिए अभी। अभी का मतलब होता है समीप या इच्छा। जैसे अभिभावक, अभिप्राय, अभिलाषा, ठीक। अव का अर्थ होता है पतन या हीनता। तो गति के आगे अव लगा दिया तो क्या हो गया? अवगति। नति के आगे अव लगा दिया तो अवनति, ठीक है ना। इसी तरह से अवसान। अब है आ का अर्थ है सीमा, और मतलब दिशा, और समेत मतलब कि संबद्ध, है ना, सहित। तो आजीवन, जीवन सहित। आगमन, है ना, आना। आमुख, ठीक है, मुख के आगे आ लगा दिया तो क्या बन गया? आमुख। इसी तरह से उत या उद, इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, इसके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्साह, उत्थान, उद्भव, उद्गम, ये हो गए आपके उत और उद के उदाहरण। इसी तरह से उप का अर्थ होता है समीप, समान, है ना। जैसे उपदेश, उपचार, उपवास, है ना। फिर दुर और दुरु, इनका अर्थ होता है बुरा या कठिन।
जैसे कि दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्जन, ठीक है ना, इनका अर्थ होता है बुरा। ठीक। निस, इनका अर्थ होगा नहीं, निषेध या के बिना, है ना। तो जब इससे हम शब्द बनाएंगे तो वो होंगे निरपराध, निर्जन, निर्दोष, और नि मतलब अभाव नहीं, मतलब अभाव या नहीं के अर्थ में, जैसे नियम, निडर, निबंध, है ना, कोई बंधन नहीं, निबंध, ठीक है, कोई डर नहीं, निडर। ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि नी उपसर्ग के द्वारा हमने कितने सारे शब्द बनाए। अब देखिए आप, अभी कुछ और भी हैं संस्कृत के उपसर्ग, जैसे परा। परा का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, जैसे पराजय, पराभव, पराकाष्ठा, है ना। इसी तरह से प्रति, प्रति के पहले परि, परि मतलब होता है चारों ओर, जैसे परिवर्तन, परिणाम, परिचित। और प्रति, प्रति का अर्थ होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, है ना। जब प्रति किसी शब्द के पहले लग जाता है तो यह कौन से अर्थ प्रदान करता है? विरोध, बराबरी या प्रत्येक के अर्थ में आता है, जैसे प्रतिवाद, प्रतिदिन, परिवर्तन। ठीक। अब इसके बाद आया वी। वी भिन्नता और विशेषता के अर्थ में उपयोग किया जाता है। यहाँ परिवर्तन नहीं आना चाहिए था, है ना। प्रतिवाद, प्रतिदिन, ये होना चाहिए था। अब प्र, पहले वी को देखते हैं। वी का अर्थ होता है भिन्नता, विशेषता, है ना। तो ज्ञान के आगे वी लगा दिया तो क्या हो गया? विज्ञान। भाग के आगे वी लगा दिया तो विभाग। शेष के आगे वी लगा दिया तो विशेष। अब प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक, मतलब जब प्र को किसी शब्द के आगे जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द में आगे या अधिक की भावना समाहित हो जाती है। तो जैसे बल के आगे प्र लगाया तो प्रबल, गति के आगे प्र लगाया तो प्रगति, लय के आगे प्र लगाया तो प्रलय। इसी तरह से सम, सम मतलब होता है पूर्ण, अच्छा, है ना। ये पूरा होने का भाव दर्शाता है, जैसे सम्मेलन, सम्मान, सम्मुख। ठीक, ठीक है ना। अब इसके बाद आया सु। सु मतलब होता है अच्छा भाव, है ना। अच्छे भाव के अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है, जैसे सुपुत्र, सुगम, स्वागत, ये क्या हो गए? सु के शब्द हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा संस्कृत के उपसर्ग। आइए अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग में जैसे अन मतलब कमी के अर्थ में इनका उपयोग किया जाता है, नहीं के अर्थ में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे अचेत, चेतना न होना। ठीक। अकाल, अनपढ़, अनजान, है ना, जिसको जानते ना हो, अनजान। ठीक है ना। तो ये आ और अन। अब है अध। अध का अर्थ होता है आधा, है ना। तो जैसे अध खिला, अध मरा, अध पका, तो आधा के अर्थ में अध को लिया जाता है। इसी तरह से उन का मतलब होता है एक कम। ठीक है। जैसे 19 मतलब 20 से एक कम, 19, 49, है ना, 59, 60 से एक कम। ठीक। तो इसी तरह से 50 से एक कम, 49। तो उन मतलब होता है एक कम, एक कम के अर्थ में इसको लिया जाता है। फिर औ या अव, इसको हीन के अर्थ में लिया जाता है, जैसे अवघड़, अवगुण, अवमानना, है ना, हीन के अर्थ में ये आए। अब दु यानी होता है बुरा, जैसे दुर्बल, दुखद, दुबला, है ना, ये बुरा का अर्थ अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। फिर नि मतलब अभाव नहीं, है ना, अभाव या नहीं के अर्थ में ये
लिया जाता है। ये जिस भी शब्द के आगे लगता है उसमें नहीं और अभाव का अर्थ ध्वनित होने लगता है। जैसे निडर, निहत्था, निकम्मा। ऐसे ही बिन, बिन का मतलब होता है अभाव, नहीं है। जैसे बिन बोया, जिसको बोया ही नहीं गया। बिन चाहा, जिसे चाहा नहीं गया। बिन मांगा, जिसे मांगा नहीं गया, है ना। तो इस तरह से बिन जब किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है तो वह अभाव का अर्थ उसमें समाहित कर देता है। इसी तरह से देखिए क या कु, ये भी कौन सा अर्थ प्रतिध्वनित करता है? बुरे का, ठीक है ना, बुरा। जैसे कपूत, ठीक, पूत यानी पुत्र, कपूत बुरा पुत्र। मार्ग रास्ता, कुमार्ग मतलब गलत रास्ता। कर्म हमारे कर्म जो हम कार्य करते हैं, लेकिन जब हम उसके आगे कु लगा देते हैं तो वो हो जाते हैं कुकर्म। कुकर्म मतलब होते हैं बुरे कर्म, ठीक। इसी तरह से भर, भर का मतलब होता है पूरा। जैसे भरपेट, भरपूर, भरमार, है ना। तो जैसे ही भर किसी भी शब्द के पहले लगाया जाता है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में जोड़ दिया जाता है तो वह उसे पूरे का अर्थ प्रदान करता है। इसी तरह से सु, सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ या साथ में, सु या स, ठीक है ना। तो जैसे सुपुत्र, श्रेष्ठ पुत्र, अच्छा पुत्र। सुमन, श्रेष्ठ मन। सपरिवार, परिवार के सहित, परिवार के साथ। तो ये तो है हिंदी के उपसर्ग। अब इसी तरह से देखिए आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग मैंने क्या बताया था? आगत उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे कम, कम का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। जैसे उदाहरण हुआ कमकल, कमज़ोर, है ना। इसी तरह से गैर, इसका अर्थ होता है अलग या भिन्न। जैसे गैर कानूनी, गैर हाजिर, है ना, जो कि कानून से अलग है, कानून से भिन्न है, वो क्या हो जाएगा? गैर कानूनी। तो जब गैर को लगा देते हैं, गैर उपसर्ग को लगा देते हैं किसी भी शब्द के आगे, तो वह क्या बन जाता है? तो वह अलग या भिन्न का अर्थ प्रतिध्वनित करने लगता है। इसी तरह से बद, बद का अर्थ होता है बुरा, है ना। जैसे बदशक्ल, बदनाम, बदहजमी, ठीक। दर, दर का अर्थ होता है मैं। जैसे कि कहते हैं दरअसल, जैसे असल में, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? दरअसल। दरमियान, है ना, बीच में, दरमियान। हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक। जैसे हर एक, हर साल, हर रोज़, है ना। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। जैसे खुशबू, खुश नसीब, खुशखबरी। बे, बे का अर्थ होता है बुरा या उससे रहित। ये जब भी किसी शब्द के आगे लगता है, किसी भी शब्द के आगे यह बे उपसर्ग जुड़ता है तो वह अपने साथ उस शब्द में बुरा या रहित ऐसा भाव समाहित कर देता है। जैसे बेचारा, बेईमान, बेसमझ, है ना। ना, ना मतलब होता है अभाव या नहीं, मतलब कि नहीं है ये चीज़। जैसे नापसंद, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। फिर ना समझ, ना लायक। तो इस तरह से हमने देखा कि ना उपसर्ग लगाने से, जिस भी शब्द के प्रारंभ में ना उपसर्ग लगा दिया जाता है उसमें अभाव या नहीं ऐसी इच्छा का समावेश हो जाता है। ला, ला मतलब होता है के बिना। जैसे लापता, पता के बिना, है ना, जिसका पता ही नहीं है। लापरवाह, परवाह ना करने वाला। लाजवाब मतलब इतनी अच्छी बात कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक। तो ला का अर्थ होता है के बिना। अब जैसे हम का अर्थ होता है साथ, समान। जैसे हमदम, हम उम्र, हम सफ़र, है ना। तो हम का अर्थ क्या हुआ? जब भी हम किसी शब्द के आगे जुड़ेगा तो वो उसमें साथ या समान इस भावना को समाहित कर देगा, है ना। जैसे हमदम, हम उम्र, हम सफ़र। अल, अल मतलब होता है निश्चित। जैसे अलबत्ता, अलगरज। सर, सर का अर्थ होता है
मुख्य, जैसे सरताज, सरकार, सरदार, है ना। तो इस तरह से आपने देखे आगत उपसर्ग के अंतर्गत उर्दू भाषा के उपसर्ग, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम आगत उपसर्ग के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इसमें सबसे पहले देखिए चीफ, इसका अर्थ होता है मुख्य, तो उदाहरण होगा चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, वाइस, इसका मतलब होता है उप, जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, हेड, हेड का अर्थ होता है प्रमुख, जैसे कि हेडमास्टर, हेड क्लर्क, सब, सब का अर्थ होता है अधीन अथवा नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब जज, डबल, डबल का अर्थ होता है दुगुना, जैसे डबल रोटी, डबल बेड, फुल, फुल का अर्थ होता है पूरा, जैसे फुल शर्ट, फुल स्वेटर, हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा, जैसे हाफ शर्ट, हाफ पैंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि जो उपसर्ग होते हैं वे कैसे होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द में क्या कर देते हैं, एक विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अब देखिए आपको इसमें याद ये रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं ना, वे जिस भाषा के उपसर्ग होते हैं उसी भाषा के शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, है ना। आप यदि आपने ध्यान दिया हो पढ़ते समय, तो जब हमने हिंदी भाषा के उपसर्ग देखे थे तो हिंदी के शब्दों में हमने उनको जोड़ा था, जब हमने संस्कृत भाषा के उपसर्ग देखे थे तो हमने उनको तत्सम शब्दों में जोड़ा था, है ना। और जब हमने आगत उपसर्ग में उर्दू भाषा के शब्द देखे थे तो उनको हमने उर्दू भाषा के शब्दों के पूर्व में जोड़ा था, और जब हमने अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग देखे तो हमने उनको अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पूर्व में जोड़ा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो जिस भाषा का उपसर्ग होगा वह उसी भाषा के शब्दों के पूर्व में जोड़ा जाएगा और उस शब्द को एक नई विशेषता, एक नया अर्थ प्रदान करेगा, ठीक। अब देखो आपने इतने सारे उपसर्ग पढ़े, तो इसमें से कुछ उपसर्ग हैं जिनसे कि आपको दो दो नए शब्द बनाना है, जैसे सह, दुर, अनु, भर, नि, कम, अधि, सह, सु, अध, है ना। तो इनसे आपको क्या करना है, दो दो शब्द बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए दो दो शब्द, सह से क्या बन गया, सहयोगी, सहभागी, दुर से क्या बन गया, दुर्गम, दुर्भाग्य, अनु से क्या बन गया, अनुरूप, अनुसार, भर से क्या बन गया, भरपेट, भरपूर, नी से बना निबंध, निवास, कम से बना कमजोर, कमक्ल, अधि से बना अधिनायक, अधिकार, सह से बना सहचर, सहपाठी, सु से बना सुगम, सुपुत्र, अध से बना अधपका, अधखिला। तो इस तरह से आपने देखा कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उनको एक बिल्कुल ही नया अर्थ प्रदान करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गए उपसर्ग। आइए अब हम देखते हैं प्रत्यय। देखिए सबसे पहले कुछ मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं जिनमें कि कुछ शब्द नीले रंग से लिखे हैं, आपको उन पर ध्यान देना है। जैसे कि पहला उदाहरण है, नित्या ने गुलाबी कार खरीदी, अखबार वाला आज देर से आया है, खिलाड़ी ने फुटबॉल छीनी। तो उपर्युक्त वाक्यों में नीले शब्द में मूल शब्द है, जैसे गुलाब, गुलाबी कार में क्या है, गुलाब, अखबार वाला में अखबार और खिलाड़ी में खेल। अब इनमें कौन से कुछ शब्दांश हमने जोड़े हैं, जैसे ई, वाला, आड़ी, ये जोड़े गए हैं, है ना, जिससे कि उनमें विशेषता आ गई है और अर्थ परिवर्तन भी हो गया है। इन शब्दांशों को व्याकरण में क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि प्रत्यय
वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें एक विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, है ना। तो अब इसमें विशेष एक आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि उपसर्ग की ही तरह ही प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। हाँ, ये पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द का एक अंश होते हैं और इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। इन्हें लगाने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो प्रत्यय समझ में आया क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं जिससे कि उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं जिससे कि उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है और या फिर उनका अर्थ बदल जाता है। इसी तरह से प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। अब प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला तो है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और उनके मेल से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है ना। तो इतना आपको समझ में आया। सबसे पहली बात, प्रत्यय के दो मुख्य भेद हैं। पहला तो है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया, है ना, क्रिया जानते हैं ना, काम होना बताने वाले शब्द, है ना। तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर उस क्रिया को संज्ञा या विशेषण में बदल देते हैं तो वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय, है ना। और उनके मेल से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। इसमें उदाहरण है जैसे पढ़ाई। पढ़ाई का जो मूल क्रिया का जो धातु रूप है वो है पढ़ और आई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई। तो ये कृत प्रत्यय है क्योंकि पढ़ क्या है? क्रिया है ना, काम करना है ना पढ़। चलिए, अब दूसरा इसका भेद है तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय क्रिया से अलग अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है ना। तो तद्धित प्रत्यय क्या है? देखो, कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ लगते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या है? जो क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो क्रिया के अलावा, मतलब क्रिया को छोड़ दो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों के अंत में जुड़कर जो नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं और वे एक नया शब्द बनाते हैं, है ना। अब उदाहरण देखो, इसमें उदाहरण है जैसे बनारसी, मतलब बनारस धन ई। तो क्या हो गया? बनारस मूल रूप है जो कि एक संज्ञा है और ई संज्ञा कैसे है? क्योंकि ये एक स्थान का नाम है ना। तो बनारस एक स्थान का नाम है इसीलिए ये संज्ञा है और इसके साथ ई प्रत्यय लगाया है इसीलिए जो नया शब्द बना वो बन गया बनारसी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ कृत प्रत्यय हैं जिनको हमको देखना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कृत प्रत्यय देखते समय कि कृत प्रत्यय में क्रिया के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। अब जैसे देखो, मूल शब्द है भूल, पी। ठीक है, भूल जाना ये तो क्रिया है ना, पानी पीना ये भी एक क्रिया है।
अब इसके साथ यदि अक्कड़ प्रत्यय लगा दो तो हो जाएगा भुलक्कड़, पियक्कड़, है ना। तो इस तरह से जो मूल शब्द है वो है क्रिया, है ना, और इसके साथ प्रत्यय लग जाने से जो एक नया शब्द बना है वो बन गया संज्ञा, ठीक है ना। तो संज्ञा बनेगा, सर्वनाम बनेगा और विशेषण बनेगा, है ना। संज्ञा बनेगा, विशेषण बनेगा। तो इस तरह से जैसे खेल, है ना, अन्न, तो इसमें आड़ी लगा दिया प्रत्यय तो क्या बन गया खिलाड़ी, अनाड़ी। जैसे मूल शब्द है बड़, घट, तो प्रत्यय इसमें क्या लगा दिया इया, तो बढ़िया, घटिया, है ना, शब्द बन गए नए। तैर, चाल, ये भी मूल धातु रूप है क्रिया के, इसके साथ आक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया तैराक, चालाक। इसी तरह से मूल शब्द है लड़, पढ़, है ना, इसमें प्रत्यय क्या लगा दिया आक तो क्या बन गया आकू। तो क्या बन गया लड़ाकू, पढ़ाकू, है ना। इसी तरह से मूल शब्द है धम, धड़, इसके साथ प्रत्यय लगा दिया आका तो नए शब्द क्या बन गए धमाका, धड़ाका, है ना। जैसे बम का धमाका होता है ना, वही वाला। जब आप दीपावली पे बम बम जलाते हो ना तब होता है ना धमाका। फिर बिछ, खेल, इसके साथ प्रत्यय लग गया औना तो क्या हो गया बिछौना, खिलौना। मिल, लिख, इसके साथ प्रत्यय हमने जोड़ा आवट तो क्या हो गया मिलावट, लिखावट। ठेल, झूल, भूल, इनके साथ हमने प्रत्यय क्या जोड़ा है आ तो क्या हो गया ठेला, झूला, भूला, घबरा, है ना। और इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने आहट तो क्या हो गया घबराहट। तो ये कृत प्रत्यय हैं जो कि कौन से प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय हैं और किसके साथ लगते हैं ये क्रिया या मूल धातु रूप क्रिया के साथ लगते हैं। ठीक, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कृत प्रत्यय है और क्रिया के साथ लगते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ तद्धित प्रत्यय। जैसे अच्छा, बुरा, ये है मूल शब्द। अब इसमें प्रत्यय इन्होंने जोड़ दिया आई तो क्या हो गया अच्छाई, बुराई। सेठ, नौकर, तो इसमें इन्होंने प्रत्यय जोड़ा आनी तो जैसे सेठानी, नौकरानी। पंडित, ठाकुर, इसके साथ प्रत्यय जोड़ा आइन, पंडित आइन, ठकुराइन। प्याला, टोकरा, तो इसके साथ इन्होंने प्रत्यय जोड़ा बड़ी ई तो क्या हो गया प्याली, टोकरी। पाठ, लेख, इसके साथ इन्होंने जोड़ा अक तो ये हो गया पाठक, लेखक। विशेष, खास, इसके साथ इन्होंने कर जोड़ दिया तो क्या हो गया विशेषकर, खासकर। अच्छा, धम, चम के साथ इन्होंने क जोड़ दिया तो धमक, चमक। ग्राम, कुल के साथ इन्होंने जोड़ा ई, ईन तो ग्रामीण, कुलीन। फिर लड़का, बच्चा, इसके साथ इन्होंने जोड़ा पन तो लड़कपन, बचपन। बूढ़ा, मोटा के साथ जोड़ा पा तो हो गया बुढ़ापा, मोटापा। दया, कृपा के साथ जोड़ दिया लू तो क्या हो गया दयालु, कृपालु। सोना और दो के साथ उन्होंने जोड़ दिया हरा, सुनहरा, दोहरा। पानी और लकड़ी, इसके साथ इन्होंने जोड़ा हारा तो क्या हो गया पनिहारा, लकड़हारा। तो इस तरह से बच्चों आप देखते हैं ना कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उससे जो नए शब्द बनते हैं वो आपने अभी देखे, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, जो किसके साथ लगते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है जो क्रिया के अंत में लगते हैं। ठीक, चलो अब दोहराते हैं। जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वे क्या कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ बदल देते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से
प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी और आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग के अंतर्गत विदेशी भाषाओं के उपसर्ग आते हैं, जो कि हमारे देश में उर्दू और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्दांश क्रिया या शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? जो क्रिया के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, और वे क्रिया के अंत में लगकर उस शब्द को संज्ञा अथवा विशेषण में बदल देते हैं। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रत्यय हैं वो कभी कभी कैसे होते हैं? वो कृत प्रत्यय भी हो सकता है और वो तद्धित प्रत्यय भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए आ, जैसे बड़ा आ, ये प्रत्यय कृत और तद्धित दोनों हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह क्रिया या धातु रूप में लगा है या संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण रूप में लगा है ना। यदि भूख धन आ, भूखा है तो ये तद्धित प्रत्यय है, और यदि समझ धन आ, समझा है तो ये क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय, है ना। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि यह क्रिया के पश्चात लगा है अथवा यह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पश्चात लगा है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रत्यय और उपसर्ग ये नवीन शब्द निर्माण की विधियां हैं, है ना। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, और प्रत्यय को क्या बोलते हैं? सफिक्स। ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरह से मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।